Okay, students. Today we are going to discuss about the Indian Constitution. So, Indian Constitution. Constitution. Firstly, definition of Indian Constitution. Definition. Then types. So, definition means Constitution is the written documents, or the you can say Constitution is the rules and collection of the rules and regulations. अगर आप ऑनलाइन में कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आप क्लियर करना चाहेंगे तो वहां पर आपको इट इज द कलेक्शन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हेल्प टू रन द कंट्री। आप ऑनलाइन की डेफिनेशन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हेल्प टू रन द कंट्री। There is the online definition, and we find constitution in two forms: oral and written. Oral and written. Oral constitution and written constitution. कभी-कभी हमारे रूल्स ऐसे होते हैं जो ओरली चलते हैं, जिन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो मोस्टली जो कंट्रीज हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। सबके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखे हुए हैं। बट जहां पर जो स्मॉलर कंट्रीज होती है, इन द स्मॉलर कंट्रीज, स्मॉलर इन पॉपुलेशन, एरिया में नहीं है, पॉपुलेशन में जो स्मॉलर कंट्रीज होते हैं, लोअर पॉपुलेशन वाली, वहां पर हमारा ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चल सकता है। अदरवाइज क्या होगा, इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के लिए हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो अब अलग अलग इंपोर्टेंस है उसके। ओरल हम जब चाहे तब चेंज कर लेते हैं, रिटन में इतना चेंज नहीं हो सकता है। तो ओरल हमें आदमी अपने में से कुछ भी जोड़ लेता है। तो रिटन का ये हो गया कि रिटन में एक प्रूफ रहता है कि दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द रिटन। तो इंडिया में जो भी चीजें हैं सब डॉक्यूमेंटेशन पर बेस्ड है। अगर रिटन का मतलब ये हो गया कि किसी ने किसी को सामने से गोली मार दी है और किसी थर्ड पर्सन ने उसको देखा भी है गोली मारते हुए, तब भी क्या कहेंगे, वो रिटन डॉक्यूमेंट मांगे आपसे। उसके बाद कहेंगे आपसे वाला कौन प्रूफ था उसका। तो सामने की चीज कोई प्रूफ करने में सालों लग जाते हैं ड्यू टू द रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओरल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्मॉलर कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज, वहां ओरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और तुरंत उसका सॉल्यूशन हो जाता है। जो उसमें के वहां के जो रूलर कहेंगे, ये मेनली जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वहां पर हमारे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। उनके अपने हिसाब से होता है, राजा के हिसाब से। राजा ने जैसा कह दिया वही रूल बन गया। इंडिया में तो अगर क्या हो गया, यूजुअली ये पेन मेरा है तो मैंने अपनी जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, तो उसके लिए मुझे रिटर्न परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो रिटर्न में क्या है, रिटर्न में उसके एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, ओरल में इतना जरूरी नहीं है। तो हमारी बात जो थी जो ओरल और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, तो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं रिटर्न। छोटी कंट्रीज का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी कंट्रीज है जहां की पॉपुलेशन 10,000 है केवल। तो आजकल 10,000 इंडिया में क्या है, एक गांव की पॉपुलेशन होती है, विलेज की। कंट्री की तो छोड़ दो, इसमें छोटी छोटी कंट्रीज है ऐसी। वेटिकन सिटी की आप देखेंगे लगभग क्या हो गया, उसका जो एरिया और पॉपुलेशन है स्मॉलेस्ट माने जाते हो। ऐसी कंट्रीज में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई जरूरत नहीं है, एक गांव जैसा मोहल्ले जैसा हो गया, बस वहां के पोप ने कह दिया वो बात उनकी होगी। रिलीजियस जहां पर रिलीजन बेस्ड होते हैं वहां भी क्या होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं के बराबर होते हैं। और जो ये हम बात कर रहे हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस किया जाता है। डेमोक्रेसी में
और हमारी इंडिया इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हैं, इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज बना था, 11 मंथ्स एंड 18 डेज में कंप्लीट हुआ था। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या थे, पूरे देश से इलेक्टेड मेंबर थे, ऑलमोस्ट 300 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट फॉर 2 डेज, टेम्परेरी प्रेसिडेंट फॉर 2 डेज। इसका जो सेशन हुआ था फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर को पहला सेशन हुआ था इसका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, 9 दिसंबर में। उसके बाद हुआ था 11 दिसंबर में। 9 दिसंबर को जो पहला सेशन हुआ तो इसके जो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, 1946 में पहला सेशन हुआ, 9 दिसंबर 1946 से। तो यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद बने टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने, उसके 2 दिन बाद फिर एक सेशन होता है, तो उसके लिए परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा तो परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद। तो आपसे ये पूछा जा सकता है आज के एग्जाम में भी, तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे और टेम्परेरी कौन थे। टेम्परेरी बने ओनली 2 डेज 9 to 11 दिसंबर तक, ओनली फॉर 2 डेज। और जो परमानेंट वाले थे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं हुआ तब तक बने रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमारा हो गया था ऑलमोस्ट 3 इयर्स में। अच्छा, एक यहाँ नाम आता है B.R. अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। अम्बेडकर का नाम आता है, अम्बेडकर थे हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, he was the president या head of drafting committee, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसकी ड्राफ्टिंग करनी थी, फॉर्मेटिंग करनी थी। जैसे आजकल हम कोई डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं, उसके बाद किसी को डेकोरेट करने के लिए दे देते हैं, इसको आप डेकोरेट कर दो या सेटल कर दो ऐसे। तो वैसे ही वहां संविधान के लिए भी क्या कहा गया, जो B.R. अम्बेडकर थे उनसे कहा गया, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। चलो, तो यहीं पर B.R. अम्बेडकर का नाम सबसे ज्यादा यहीं पर आता है। और किसके लिए आता है, दलित राइट्स के लिए। ही वाज द दलित लीडर। B.R. अम्बेडकर अपने आप में क्या थे, दलित थे। तो इनने दलित के राइट्स के लिए डिमांड की थी, दलित राइट्स के लिए डिमांड की थी। ये यही पर्सन थे जो दलित के लिए लड़े थे वहां पर, इनका नाम यहीं पर बहुत सबसे ज्यादा आता है। बाकी अपने आप क्या थे, एडवोकेट थे, लॉयर थे अपने आप में अम्बेडकर। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होता है इसमें इनका नाम नहीं के बराबर आता है, केवल हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड
डिमांडेड फॉर द दलित राइट्स। दो जगह जो आजकल हम दलित को एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन देते हैं, तो रिजर्वेशन देने का क्रेडिट किसको जाता है? बी आर अम्बेडकर को जाता है। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि जो यहाँ के जो अभी कौन है, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज में सोसाइटी में सम्मान नहीं मिला है, इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कब तक? ओनली फॉर 10 इयर्स। जब तक ये लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप स्ट्रॉन्ग बन जाए, 10 साल में क्या हो जाएंगे, ये सोसाइटी में रहने लायक हो जाएंगे, ये लोग इनको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। इससे क्या हो जाए, 10 साल तक हमें इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए, एससी एसटी और ओबीसी को, एससी एसटी और ओबीसी को। हो सकता है अगर फुल फॉर्म के लिए आएगा तो आपका एसटी को कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी एससी को कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी को कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे लिख लें, शेड्यूल्ड कास्ट है SCHEDULE, शेड्यूल्ड कास्ट है, और यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, और ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदी में कहा जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस। ये हो गया। तो इन्हें आजकल रिजर्वेशन तब से दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं कि केवल 10 इयर्स के लिए इनको रिजर्वेशन दिया गया, तो ये तो रिजर्वेशन क्या तब से आप तक 10 साल ही पूरे नहीं हुए हैं। उसका एक कारण था। तो उनने आर्गुमेंट क्या दिया था उसके पीछे? उनने कहा था कि विदिन 10 इयर्स देव जो हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है सब खत्म हो जाएगा 10 साल में। तो 10 साल में क्या हुआ, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। ये लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाए। तब फिर क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर रहे या नहीं रहे, लेकिन जो इंडिया की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने क्या किया, एक नया लॉ पास कर दिया, एक्ट पास कर दिया कि भाई ये अभी इनको 10 साल और रिजर्वेशन की जरूरत है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10वें साल पर एक एक्ट पास कर लिया, जो एससी एसटी ओबीसी है इनका रिजर्वेशन को फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते क्या हो गया, ये 10 साल के लिए बढ़ गया। अभी भी क्या हो गया, तो लास्ट ईयर है 10 साल के लिए फिर बढ़ गया है, 2030 तक हो गया। ये माना गया है कि क्या हो गया, अभी भी सोसाइटी में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें इनको क्या करें, इनको रिजर्वेशन न दें। हालांकि एक और चीज किया गया है, एक क्रीमी लेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन कहते हैं उसको। क्रीमी लेयर ग्रुप में इसको क्या मिलता है, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जो क्रीमी लेयर में आएगा, क्रीम वाले उसमें क्रीमी लेयर कहा गया उसे। उसका उन्होंने इनकम का बना रखा है, पहले अप टू 8 लाख था, 8 लाख के जिनके इनकम है, अब परहाप्स उसको 12 लाख कर दिया गया है एनुअल इनकम। जिसकी एनुअल इनकम 12 लाख से ऊपर होगी उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे क्रीमी लेयर ग्रुप माना जाएगा, वो एससी एसटी ओबीसी वाला उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मेन पर्पस क्या था, जो एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है इससे बेनिफिट मिलना है। एक इसमें माइनर ग्रुप अभी और है, माइनॉरिटी वाले और हैं, MINORITY, माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी वाले कौन से हैं, इंडिया में जितने भी मुस्लिम थे उस समय उन सबको माइनॉरिटी में माना गया। मुस्लिम्स को क्यों माना गया, मैक्सिमम मुस्लिम से पाकिस्तान में चले गए थे, यहाँ पर 5 to 10% मुसलमान रहे होंगे, और 90 से 95% क्या रह गए, हिंदू थे। तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं दे आर लेस इन नंबर्स, अपनी संख्या बहुत कम है, इसलिए इन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। इसी पर्पस से इनको क्या दिया गया, माइनॉरिटी घोषित कर दिया गया और उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब आज क्या हो गए हैं, आज हो सकता है 40% हो गए या 50% हो गए हो, लेकिन रिजर्वेशन माइनॉरिटी के तौर पर आज मिल रहा है मुस्लिम से को। और जो हिंदू है वो मेजर कैटेगरी माने गए, लार्ज नंबर वाले, माइनर मींस लोअर नंबर वाले, लोअर नंबर इन देयर पॉपुलेशन। ये थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, ये जो मेन
पॉइंट को डिस्कस कर ले। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है और लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द टू रन द कंट्री प्रॉपरली एंड टू मेक द रूल्स फॉर द कंट्री। और एज ए रिकॉर्ड कुछ रूल्स क्या बन जाते हैं, एज ए रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ताकि हम दूसरे आने वाले इतनी बड़ी कंट्री में क्या आ जाएगा, सब जगह जाकर के हम सबको नहीं बता सकते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या कर दिया, एक जो रूल है उसको सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसी को सबको मानना पड़ता है। अब इसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो फीचर्स हैं, फीचर्स में कहते हैं कि एक सेकुलरिज्म इसमें वर्ड आता है। हाँ, सेकुलर करके बहुत सारा वर्ड आ जाता है, सेकुलरिज्म या सेकुलर इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री कह देते हैं। तो सेकुलर के मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। सेकुलर इज मीन टू दैट, सेकुलर का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अपना कोई अलग से कोई धर्म नहीं है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिलीजन बेस्ड नहीं है, इसे नोन एज सेकुलर। पाकिस्तान में क्या है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन बेस्ड है, इस्लाम बेस्ड है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, वो सेकुलर कंट्री नहीं है। सेकुलर कंट्री वो है जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं है, देश में जितने भी धर्म चलते हैं उसके लिए सारे समान हैं। हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने रिलीजन कम से कम है, 4 रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, these all the religions are equal according to the Indian Constitution, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। एक रिलीजन के लिए काम करना होगा तो उन सभी के लिए काम करना होगा। दिस इज नोन द मीनिंग ऑफ द सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द कंट्री। तो ये हो गया सेकुलर कंट्री का मीनिंग, नो ऑफिशियल रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान सरकार का अपना इस्लाम धर्म है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये मानती है गवर्नमेंट। हालांकि मुस्लिम्स के कुछ राइट्स दिए गए हैं क्योंकि उनको माइनॉरिटी में रखा गया है, नहीं तो कोई भी क्या है, सारे धर्म एक समान है। तो यहाँ पर सेकुलर का मतलब इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा एक चैप्टर आपका सेकुलर वाला है, उसमें आप रहेंगे कि ज्यादा डिस्कस हो जाता है, इसी में टाइम चले जाएगा कि सेकुलर का मतलब क्या है, कैसा है, कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं सेकुलर। और एक इसमें है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी वर्ड इसमें आया है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, इसका सिंपल मीनिंग है ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ऑल द इंडियंस आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। इट मींस इंडिया के हम किसी भी कॉर्नर में रहते हैं तो हमारा कोई एनिमी नहीं है। इनसाइड द कंट्री वी ऑल आर द इंडियन। सब हमें क्या मानना है, अपने भाई बरादरी समझ के ही व्यवहार करना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉर्थ में रहता है, चाहे साउथ में रहता है। वी ऑल आर द ब्रदर एंड सिस्टर, नो वन इज द एनिमी ऑफ वन अनदर। मतलब क्या हो जाता है, जब कभी हमारे यहाँ कार्टेलिज्म होता है या कम्युनलिज्म होता है, तो धर्म के बीच में लड़ाई हो जाती है। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहते हैं कि वी आर ऑल द ब्रदर एंड सिस्टर्स। फ्रेटर्निटी वाला रूल वहां पर फॉलो होता है। गवर्नमेंट सरकार की ओर से नहीं कहा गया है कि आप मुस्लिम के साथ लड़ाई कर रहे हैं, आप हिंदू के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू सरदारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। वहां क्या है, मुस्लिम बड़ी सब क्या है, ब्रदरहुड यहाँ पर है, ब्रदरहुड। और ये किसमें आपका है, सिटीजनशिप वाला।
सिटीजनशिप, सिटीजन। तो हमारे यहाँ है सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में। इंडिया हैज अ सिंगल सिटीजनशिप। कहीं होती है डबल सिटीजनशिप होती है। डबल का मतलब क्या हो गया, उस कंट्री की आपका अलग आइडेंटिटी होगी और उससे अलग किसी स्टेट विशेष की अलग आइडेंटिटी होगी। आप कहीं देखना अपने घर, आपके घर में किसी का वोटर कार्ड पड़े होंगे, वोटर आईडी, उसमें लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, भारत सरकार। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईडी से आप क्या करते हैं, आप प्रधान के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं, आप एमएलए के लिए वोटिंग कर सकते हैं, आप एमपी वाले इलेक्शन के लिए वोटिंग करते हैं। केवल एक ही होता है, एक आईडी होती है। हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में लिखा रहता है कि भारत सरकार, भारत सरकार की ओर से बनाया जाता है आधार कार्ड। इसका मतलब क्या हो गया, वी हैव द यूनिक आइडेंटिटी, वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप, नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप। हम इंडिया में क्या है, इंडिया में हम केवल इंडिया के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के अलग से नहीं है, उत्तराखंड के अलग से नहीं है। उसमें एड्रेस लिखा जाता है आप कहाँ के रहने वाले हैं करके। उसका मतलब क्या हो गया, आप उस स्टेट के तो ही हैं, उसके साथ साथ उस कंट्री के भी आप क्या है, सिटीजन है। उसके लिए उस कंट्री में रहने के लिए आपको कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं दी जाएगी, इसीलिए उन्हें आई थे सिंगल सिटीजनशिप। ये इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप का एक एग्जांपल है। अच्छा, एक सेपरेशन ऑफ पावर से यहाँ पर लिखा है, एक लिखा है फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेडरल वाला, FEDERAL, फेडरल। फेडरल से वहीं पर फेडरलिज्म बना है आपका, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल का मीन होता है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल मीन से लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेयर कैसी होती है, एक के ऊपर एक लेयर, फेडरल। तो फेडरल का मतलब क्या हो जाएगा, एक टॉप में है, यहाँ पर सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। दिस इज नोन एज द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं इसे, LEVEL, लेवल्स, अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। ये मोस्ट पावरफुल, दिस इज द मिडिल पावरफुल और लेस पावरफुल, दिस इज द लेस और लीस्ट पावरफुल कह सकते हैं। जो सबसे टॉप में होगा सबसे ज्यादा पावर होगी, उसका नीचे जो होगा उसकी कम पावर होगी, सबसे नीचे होगी लोएस्ट पावर होगी उसके पास, लोएस्ट पावरफुल, लीस्ट पावरफुल भी कहते हैं। यह होगा क्या, फेडरल का मीनिंग, जिसमें डिफरेंट लेवल्स हो। एक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर होगा हमारा इक्वल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर एक नया टॉपिक दिया है उसमें। सेपरेशन ऑफ पावर में आपका क्या होगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, सब जगह इक्वल होती है। यहाँ अलग अलग पावर थी, ये ज्यादा पावरफुल है, कम पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों में क्या है, इक्वली पावरफुल है। इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। एक दूसरे की पावर क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। ऐसे अगर क्या कर रहा है, ये जुडिशियरी वाले सही काम नहीं कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव वाले इन पर एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये लेजिस्लेटिव वाले में गड़बड़ करते हैं तो जुडिशियरी पर एक्शन लेती है। लेजिस्लेटिव माने आते हैं एमपी एमएलए, जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, जिसे नोन एज द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अगर आता है तो चेक एंड बैलेंस है, या सेपरेशन ऑफ पावर, या लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो आप कह सकते हैं कि these are the equal in the power, इनकी पावर क्या है, ऑटोमेटिकली इक्वल है। और जो हमारा ये यहाँ वाला सिस्टम है, इसमें फेडरल सिस्टम में क्या हो गया, अपर टू लोअर इनकी क्या पावर है, डिवाइडेड हुई है।